हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राष्ट्र व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स मुख्यतः उन अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा जो एमपी पीएससी या एमपी फॉरेस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग अन्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ यदि आप लोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इससे पहले हमने 28-27 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 28वां लेक्चर है। आप ये लेक्चर पूरा सीरीज में है। तो भारत जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके अब तक जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। एडमा क्लासेस आपके लिए एमपी पीएससी जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पीएससी के लिए, उनके लिए हिंदी माध्यम में रोजाना क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित जीके, भूगोल, यहाँ का इतिहास, यानी मध्य प्रदेश का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेते हुए और सामान्य ज्ञान आपको यहाँ कवर कराया जाता है। तो इसको क्लास आप लोग जरूर करिए सुबह 8 बजे। साथ ही साथ 9 बजे क्लास चलती है भूगोल की। तो यहाँ इंडियन और वर्ल्ड भूगोल दोनों पढ़ाया जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर अच्छे से क्लास करिए। इसके अलावा 10 बजे हमारी क्लास चलती है राज्य व्यवस्था की, जिसको आप लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एप्टीट्यूड की क्लास चलती है 3 बजे। तो इस क्लास को भी आप लोग करिए, क्योंकि अब आजकल जो होता है सीसैट की भूमिका बढ़ गई है। सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसको पास किए बिना आप लोग मेंस में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर ही है, लेकिन इसके सवालों को भी हल करना, क्वालिफाइंग करना जरूरी है। तो आप लोग ये क्लास 3 बजे कर सकते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें संघीय व्यवस्था पढ़ना है। जैसे हमने सरकार का जो व्यवस्था होती है, हमने पिछले लेक्चर में संसदीय व्यवस्था क्या होती है उसको समझने की कोशिश की है। सरकार का संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या है संघीय सरकार, क्या है, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होता है एकात्मक सरकार और एक होता है संघीय सरकार। ठीक, एकात्मक सरकार क्या है, संघीय सरकार क्या है, दोनों को समझ लेते हैं। एकात्मक सरकार वह सरकार है, वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य, जितनी भी शक्ति है और कार्य केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार शब्द याद रखिएगा, या क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। यानी या तो पूरी समस्त शक्ति केंद्र में रहेगी या उस क्षेत्र की सरकार में रहेगी। ठीक, शक्तियों को बंटवारा नहीं रहेगा, मिली जुली सरकार, मिली जुली शक्ति नहीं रहेगी, यानी एक जगह केंद्र रहेगी। तो उसको कहते हैं एकात्मक सरकार। और इस प्रकार की यदि हम लोग सरकार देखें तो ब्रिटेन, वहां की संसद संप्रभु है, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, इस प्रकार की जो सरकारें वो एकात्मक सरकार है यहाँ इन कंट्रीज में। तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम्पल्स कि किस कंट्री में किस प्रकार की सरकार है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली और चीन, ये सभी एकात्मक सरकार हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं संघीय सरकार क्या होता है। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। यानी कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां सरकार, क्षेत्रीय सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकार के पास रहेगी, यानी शक्तियों का पृथक्करण रहेगा। तो ऐसी सरकारों को संघीय सरकार कहा जाता है। और इसमें है अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ कंट्रीज के जहां संघीय सरकारें हैं। संघीय सरकार में होता क्या है कि राज्य को भी शक्ति रहती है कुछ चीजों में कानून बनाने को, केंद्र को भी रहती है। जैसे कि हम लोग इसका लक्षण देख सकते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है। तो हमारा जो भारत है वहां किस प्रकार की सरकार है, वहां एकात्मक संघीय लक्षण लिए हुए एकात्मक सरकार है। तो दोनों के लक्षण हमारे संविधान में मिलते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से न तो संघीय है, न हो पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिला जुला एक, यानी क्वासी फेडरल जिसको कहा जाता है। ठीक ना, अल्पसंघीय सरकार। संघीय सरकार ही हम लोग कहते हैं राज्यों का संघ। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक, तो संघीय सरकार। अब क्या है संघ, मतलब होता क्या है, संघ कह रहे हैं तो संघ, ये जो संघ शब्द है, संघ शासन, ये लैटिन भाषा के फ्यूडियस शब्द से लिया गया है। ठीक ना, फ्यूडस से। और इसका अभिप्राय होता है संधि या समझौता, यानी राज्यों के बीच संधि या समझौता करके केंद्र को बनाया जाए, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। तो अमेरिका में जो है तो
सभी राज्यों ने मिलके एक संघ केंद्र बनाया है, जिसको अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी वो राज्यों का संघ है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया, बल्कि भारत सरकार ने, भारतीय संविधान ने राज्यों को बनाया है, अलग अलग शक्तियां दी हैं। तो दोनों तरह के अलग अलग फेडरलिज्म है, अमेरिका का अलग है और जो तो भारत का अलग है। भारत का संघीय व्यवस्था किस कंट्री से माना जाता है? कनाडा के मॉडल का। किस देश के कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, वो किस देश से लिया गया है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, वो कनाडा की सरकार से ली गई है, कनाडा से ली गई है। हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि संघीय और एकात्मक सरकार में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये संघीय सरकार है, ये एकात्मक सरकार है, और किस कंट्री में किस प्रकार का सरकार होता है। तो संघीय जो सरकार होती है तो दोहरी सरकार होती है उसमें, ठीक। जैसा कि इंडिया में देखते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होती है, एक केंद्र, यानी राज्यों के चीफ मिनिस्टर हो गए, राष्ट्र में अगर देखें तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत में इस तरह की लक्षण पाए जाते हैं संघीय सरकार के। दोहरी सरकार होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पे और एक क्षेत्रीय स्तर पे। इसके अलावा संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है, जैसे भारत में एक लिखित संविधान, विस्तृत लिखित संविधान है। तो उसमें स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा होता है कि क्षेत्र, राष्ट्र के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी और केंद्र के क्षेत्र के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी। तो एक लिखित संविधान होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है इसका, कि दोनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहेगा। संविधान की सर्वोच्चता रहती है। संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, संविधान में के जो नियम है, कानून है, वो सर्वोच्च रहते हैं। किसी भी सरकार से ऊपर हमेशा संविधान रहता है, यानी संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार जो होता है वो संविधान के अनुसार कार्य करता है, संवैधानिक नियम के अनुसार। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी देखा जाता है। कोई भी नियम कानून बनता है, चाहे वो राज्य सरकार बनाए, वो केंद्र सरकार बनाए, उसको देखा जाता है कि वो हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं। तो संविधान की हमेशा सर्वोच्चता होती है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और हमारा संविधान संप्रभु भी है, ठीक। इसके बाद कठोर संविधान का लक्षण पाया जाता है हमारा। हालांकि हमारा संविधान कठोर और नम्र का मिश्रण है, लेकिन जो संघीय सरकार होती है, जहां की, वहां एक कठोर संविधान माना जाता है। वहां के संविधान को बदलना आसान नहीं होता, ठीक। तो एक कठोर संविधान होता है, क्योंकि हमारा कंट्री तो संघात्मक एकात्मक दोनों का मिक्सचर है। लेकिन जो संघीय सरकार होते हैं, वहाँ बिल्कुल कठोर संविधान होता है। उसको मतलब अगर उसमें कोई भी संशोधन करना है तो केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी पूरा सहमत आवश्यक होता है। लेकिन हमारे देश में हम देखते हैं, जैसे हमने संविधान संशोधन का जब चैप्टर पढ़ा है, उसमें साफ साफ बताया है कि बहुत से ऐसे संविधान है जो केंद्र जो है तो अकेले दम पे जो है तो परिवर्तन कर देती है। सामान्य कुछ चीजें हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, कुछ बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिसमें राज्य को भी, जिसमें फेडरल जो है तो संघ के, अगर जो संघीय व्यवस्था है उससे संबंधित कोई परिवर्तन करना होता है हमारे संविधान में, तो वहां राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। वरना तो हमारा जो संसद है वो अकेले ही बहुत चीजें संशोधन करने में, संविधान में संशोधन करने में समर्थ है। इसके अलावा वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इंडिया की भी न्यायपालिका स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक। तो जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, जो संघीय सरकार होती है। और वहां जो है तो द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदन हमारे यहाँ भी विधायिका देखा जाता है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, ठीक। तो द्विसदनीय विधायिका होती है। तो ये संघीय सरकार के लक्षण हैं। ये सरकार, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कंपटीशन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तरफ स्वतंत्र न्यायपालिका दे दिया, बाकी इधर के जो एकात्मक सरकार के लक्षण दे दिए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो गए। या पूछ लिया इसमें से कौन सा संघीय सरकार के लक्षण नहीं है, तो ऐसे लिखित संविधान दे दिया, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये चीजें दे दी, या डुअल गवर्नमेंट दे दिया, दोहरी सरकार दे दिया, और एक चीज कोई नहीं दिया कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो ऐसे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सही पहचान करना है कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो इसके लिए आपको ये चीजें मालूम रहनी चाहिए, कौन सा लक्षण संघीय सरकार का होता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एकात्मक सरकार में क्या विशेषताएं होती हैं। एकात्मक सरकार वह होती है, एकल सरकार वह होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, ठीक। तो राष्ट्रीय सरकार, यानी राष्ट्रीय जो सरकार होती है वो संप्रभु होती है, ठीक। संविधान लिखित हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे फ्रांस का संविधान एक
एकात्मक सरकार है लेकिन वहाँ लिखित संविधान है। लेकिन आप लोग ब्रिटेन में देखें तो वहाँ अलिखित संविधान है। वहाँ जितने सब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के न्यायालय के जो जज कोर्ट होते हैं, उनके जो फैसले हैं उसके आधार पर कार्य चलता है। संसद जो कानून बना दी उसके फाइल के बिल के आधार, जो उनके बिल होते हैं उस आधार पर वहाँ कानून चलता है। तो ब्रिटेन में एक अलिखित संविधान है, जबकि फ्रांस में एक लिखित संविधान के अनुसार कार्य करता है। तो वहाँ मतलब एक एकात्मक सरकार में लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। यानी क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान है तो शक्तियों को कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं होता, क्योंकि लिखा गया नहीं है चीजें। तो इस कारण क्या होता है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होता है। वहाँ सभी शक्तियां जो केंद्रीय सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार, उस पर निहित होती है, इसलिए उसको एकात्मक सरकार ही कहा जाता है। वहां का संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है कि वहां का संविधान सर्वोच्च हो ही, जबकि हमने संघीय सरकार में देखा कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। साथ ही साथ संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। जैसे फ्रांस के संविधान को परिवर्तन करना आसान नहीं है, जबकि ब्रिटेन का हम लोग जानते हैं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि वहाँ के बारे में कहा जाता है, ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो पुरुष और महिला को, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष को बनाने के अलावा वो वहाँ की ब्रिटेन की वहाँ की संसद कुछ भी करने में सक्षम है। ठीक, तो लचीला भी होता है, कठोर भी होता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। ठीक, वो केंद्र सरकार के अधीन में भी कार्य कर सकती है। तो ये एकात्मक सरकार जहां होती है वहां के लक्षण है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। विधायिका द्विसदनी हो भी सकती है, जैसे कि हम लोग ब्रिटेन में देखते हैं, वहां एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। ठीक, हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ कॉमन्स वहां बोला जाता है ना, एक को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है ब्रिटेन में, हाउस ऑफ पीपल, एक हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। ठीक ना, तो ये चीजें होती हैं, ब्रिटेन में है। और एक सदनी व्यवस्था भी हो सकती है। चीन में देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है और वही जो है तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या है, वहां की पूरी सरकार चलाती है, वहां एक सदन है। तो इस प्रकार एक सदनी व्यवस्था भी हो सकती है, दो सदनी व्यवस्था भी हो सकती है। ये चीजें हमने समझा क्या है, ये सभी एकात्मक सरकार के लक्षण हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से वो आपको पता ही है। अब संविधान की जो संघीय व्यवस्था होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, अभी हमने थोड़ा देखा है। तो हमने देखा, क्या क्या देखा, कि द्वैध राज पद्धति होती है, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनी विधायिका होती है, वो सभी चीजें हम लोग समझ चुका है पिछले। एकात्मक लक्षण में देख लेते हैं क्या विशेषता है। केंद्र के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, राज्य अनश्वर नहीं होते, यानी राज्य अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते, अलग होने की मांग नहीं कर सकते वो, क्योंकि केंद्र सरकार जो है बहुत संप्रभु होती है, उसी ने राज्यों को बनाया होता है, तो अनश्वर अलग नहीं हो सकते। एकल संविधान होता है वहां का, ऐसा नहीं है कि राज्यों का अलग अलग संविधान हो, अलग अलग कार्य। तो संविधान का लचीलापन भी होता है। ठीक, संविधान आसानी से परिवर्तित कर दिया जाता है। जो एकात्मक सरकारें होती हैं वहां आपातकालीन उपबंध होते हैं, कि आपात कोई परिस्थिति आ गई ऐसी जो देश के लिए संकट है, या किसी आपात की संकट आ गई, तो उस समय जो तो सरकार, केंद्र सरकार के पास बहुत पूरी शक्ति होती है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव रहता है, जरूरी नहीं कि सभी राज्यों को बराबर, क्योंकि संघ राज्यों के द्वारा तो प्रतिनिधि बनाया नहीं गया है केंद्र, तो हर जो तो राज्य में प्रतिनिधित्व जो समानता का है वो अभाव रहता है। ऐसी जगह एकल नागरिकता होती है, एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका पूरी जो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो तो एक केंद्र में न्यायपालिका होगी, उसी के अधीन सभी न्यायपालिकाएं काम करेंगी। अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, भारत के राज्य में, भारतीय राज्य में भी है। ठीक ना, तो ये भारतीय संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं उसके बारे में बात किया गया है, कि भारत के संविधान में कौन कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं, कौन कौन से संघीय लक्षण। जैसे पीछे ये सभी चीजें हमने देखा कि ये सभी भारतीय संघीय सरकार की विशेषता बताया गया है, कि भारत में जो है तो किस प्रकार के संघीय लक्षण है और भारत में किस प्रकार के एकात्मक लक्षण है, वो सभी चीजों को यहाँ बारे में बात की गई है। एकीकृत लेखा एवं जांच मशीनरी होती है, जैसे कैग होता है इंडिया में, ठीक ना, कैग है, तो एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार है।
ठीक ना। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना, हमको मालूम है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये केंद्र के एकात्मक लक्षण है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन ही केंद्र का भी इलेक्शन कराता है, राज्य का भी इलेक्शन कराता है। हालांकि पंचायत जो होती है वो तीसरी व्यवस्था है, वो क्षेत्रीय एकदम स्थानीय सुशासन है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंचायत का जो चुनाव होता है या म्यूनिसिपालिटी का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक ना, इलेक्शन कमीशन। जबकि जो हमारा केंद्र का हो गया, राज्यों का हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, वो सारे इलेक्शन जो हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ईसीआई, उसको ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यों के विधेयकों पर वीटो पावर होती है। जैसे अगर कोई राज्य कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहता है, कोई भी वहां के, तो उसका जो वो जाता है राज्यपाल द्वारा, उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। तो राष्ट्रपति अब चाहे तो उसमें सहमति दे या ना दे, जरूरी नहीं है कि वहां के जो राज्यों का विधेयक में कोई भी संशोधन हो गया उसको राष्ट्रपति सहमति दे, ऐसा हो सकता है। यदि राज्यपाल सहमत दे देता है तो संशोधन मान लिया जाता है, लेकिन ये वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रख देता है कोई भी संशोधन, और राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो संशोधन दे कि ना दे, ना देगा तो वो संशोधन अवैध माना जाएगा, नहीं उसको माना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार जो तो राज्यों के विधायक पर विधेयकों पर क्या है, वीटो पावर है। तो ये भारतीय संविधान के में कौन कौन से एकात्मक लक्षण व्याप्त हैं, वो सभी चीजों को हमने पॉइंट वाइज पॉइंट कवर किया है। तो संघीय लक्षण याद रखिएगा और एकात्मक विशेषताएं दोनों का आप लोग चाहें तो वीडियो में जाके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी, और इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब जो हमारी संघीय व्यवस्था है, संघीय सरकार है, उसकी हमें समय समय पर आलोचना भी की जाती रही है। तो आलोचना का उल्लंघन करते हैं कि, तो आलोचना इस प्रकार की जा रही है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। ये कुछ कहीं बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहाँ की केंद्र सरकार जो है तो राज्यों के सरकार को बर्खास्त करके खुद शासन करती है। जैसे राज्यपाल के जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में आर्टिकल 356 के तहत, तो उस समय क्या होती है, राज्य सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और समस्त शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्रीय सरकार पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं, ठीक। तो इस पर आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। आपातकाल के और प्रबंध है, तो उस स्थिति पे भी राज्य सरकार को डायरेक्शन देने का, अगर आपातकाल का प्रतिबंध आ गया तो राज्य सरकार को पूरा डायरेक्शन देने का, यानी केंद्र के अनुसार राज्य सरकारें काम करने के लिए बाधित हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जो तो हमारे नियम है, कानून है, तो इसके लिए कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था की हमेशा आलोचना की जाती है कि यहाँ के संघ पूर्ण रूप से संघ नहीं है। इसी को लेकर केसी वेयर हैं जो हमारे एक अच्छे खासे जो तो पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने कहा है भारतीय संविधान को अल्पसंघीय कहा है, ठीक ना। तो ये आलोचक है भारतीय संघीय व्यवस्था के, तो ये अल्पसंघीय सरकार का है। तो ये किसने कहा है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। केसी वेयर ने कहा है। अल्पसंघीय किसने कहा है, केसी वेयर ने कहा, याद रखिएगा। इसी प्रकार आइवर जेनिंग ने क्या कहा है, यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, ठीक। तो यानी केंद्र के पास बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, ठीक ना। तो ये आइवर जेनिंग ने कहा है। तो किसने क्या स्टेटमेंट दिया है वो आपको याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते आलोचना करते हुए कहते हैं इस संघीय व्यवस्था की कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति, ठीक ना। तो दोहरी राज पद्धति यानी केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है। भारतीय संघ के बारे में कहते हैं केंद्र जो तो राज्यों का संघ नहीं है, राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है। ये राज्य जो तो जितने चाहे यूएमपी, यूपी, एमपी है ना, राजस्थान, ये सब मिलके ऐसा नहीं है कि इंडिया को बनाए हैं, जबकि इंडिया ने क्या किया है, इन सभी राष्ट्रों को बनाया है। और जब चाहे किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला के एक कर सकते हैं, एक राज्य को दो भागों में बांट सकते हैं। ये समझ सकते हैं पार्लियामेंट के पास है। जैसे जब हमने पहला अनुच्छेद पढ़ाया था भाग 1, उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 3 में किस तरह ये सब चीजें दी हुई हैं, किस प्रकार राज्य केंद्र पार्लियामेंट के पास शक्ति है। तो केंद्र जो है तो राज्यों का संघ नहीं है। भारत कहा जाता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक ना। राज्यों का संघ, केंद्र जो है तो राज्यों का संघ नहीं है, भारत जो है तो राज्यों का संघ नहीं है, जो कमजोर संबंधों से एकीकृत
को, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं, ठीक ना। जो राज्य भी है वो संघ की एजेंसी नहीं है कि राज्य केंद्र जैसा कह रहा हो वैसा ही राज्य को हर हालात में करना पड़ता है। वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसमें ही केंद्र जो है तो जैसा डायरेक्शन देता है राज्य करते हैं। बाकी अधिकतर समय ऐसा होता है कि राज्य स्वतंत्र होते हैं अपने यहाँ के कार्य करने के लिए, अपने यहाँ के विधायिका बनाने के लिए। जो राज्य स्टेट लिस्ट दी गई है उसमें जो संबंधित विषय हैं उस पर स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। तो अधिकतर समय राज्य जो है तो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए कहा गया संघ जो है तो राज्य जो है तो संघ की एजेंसियां नहीं है। संघ एवं राज्यों दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है और दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है, ठीक ना। तो संघ भी राज्य के संविधान के द्वारा बनाया गया है, राज्य भी, और दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, इसलिए दोनों की शक्तियां जो है तो संविधान में अलग अलग निहित है, ठीक। इसके अलावा बम्बई मामला आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जो संविधान की संघीय लक्षण है वो इसकी मूल विशेषता है। जैसे हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, तो बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। मूल जो विशेषता होती है हमारे संविधान की, मूल संरचना है, उसका एक पार्ट है ये जो तो संघीय व्यवस्था। तो ये भी याद रखिएगा किस मामले में ये चीज कहा गया था कि जो तो केंद्र जो संविधान हमारा है वो संघीय है। तो बम्बई मामले में संघीय क्या है, इसकी एक मूल विशेषता है फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी मूल विशेषता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एसआर बम्बई मामले में ये बात 1994 में कही गई थी। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जैसी ही क्लास अपडेट हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर्स की PDF उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ वहाँ डेली क्विजेस होते हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में एक बेहतर मदद करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो क्विज होते हैं ये विषय विशेषज्ञ, हर विषय के स्पेशलिस्ट उसको बनाते हैं और काफ़ी अच्छे क्विज होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्विज होते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर, उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है ये क्विज को। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारा एडमा जो है, एडमा का चैनल है, उसका जो तो एक ऐप भी आ चुका है। उस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ आप लोग एडमा सर्च करेंगे तो उसका आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। और वहाँ कई सारे फ्री टेस्ट दिए हुए हैं, फ्री मॉक टेस्ट, वो आप लोग ट्राई करिए, हल करिए और अपने स्कोर को देखिए। यदि आप लोग को लगता है कि हमारी तैयारी अभी और अच्छा करना है तो आप लोग वहाँ पर पैड टेस्ट सीरीज भी रहती है, उसको भी आप लेकर अपने अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है तो एडमा को आप, तो हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।